हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सीएमजे प्रखर ई लर्निंग क्लासेस में। जैसा मैंने बताया था कि क्रोनोलॉजिकल स्टडी, स्टेप वाइज स्टडी साइंस को बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनाता है, कंड्यूसिव बनाता है। और जैसे ही आप स्टेप जंप करोगे या आपने स्टेप मिस कर दिया तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, ये आप देखेंगे। पिछले क्लास में मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करते समय एटॉमिक नंबर बताया था और एटॉमिक नंबर से हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट समझाया था। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट को एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम बात करें सोडियम एटम की, तो सोडियम एटम जिसका कि Na सिंबल होता है और एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है। हम बात कर रहे हैं वैलेंस एंड कोर इलेक्ट्रॉन्स की। और फिर मैं इससे समझाऊंगा कि कैसे ये वैलेंसी से रिलेटेड है और कैसे हम इससे कॉम्बिनेशन करवा सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि देखें यहां एटॉमिक नंबर के बराबर होना चाहिए 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें प्रोटॉन नंबर के बराबर होना चाहिए, न्यूट्रल एटम है, यह भी 11 हो गया। और यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखें तो ये 23 माइनस 11 ये 12, ये इसका न्यूक्लियर और एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन को हम पिक्टोरल फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाते हैं। ये मान लें सोडियम एटम का न्यूक्लियस है और इसमें 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है। मैसिव पार्टिकल जो जिसमें मास है वो अंदर है। अब बात आती है शेल की। यदि हम शेल को देखें तो शेल, ये फर्स्ट सेल मान लें, ये सेकंड सेल मान लें और ये थर्ड सेल मान लें, ये थर्ड सेल है। अब फर्स्ट सेल में जैसा आपको पता है कि 2n² फॉर्मूले से 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिया। फिर हम बात करें सेकंड सेल की, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन आगे रह गया। एक इलेक्ट्रॉन, लोन इलेक्ट्रॉन, यह एक इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में अपनी जगह ले रहा है। तो आप जो अंदर के इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये L सेल और ये K सेल और ये M सेल। तो K और L सेल यहां पर कोर इलेक्ट्रॉन दिखाता है। तो कोर इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 2 + 8। सोडियम के केस में कोर इलेक्ट्रॉन है 10 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, टोटल इलेक्ट्रॉन 11। ये जो हम देख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की थ्योरी, यह कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी को दिखाता है, कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी को दिखाता है, कॉम्बिनेशन कैपेबिलिटी को दिखाता है और नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होगा ये यह बताता है। हम अगले क्लास में 2 तरह के बॉन्ड की स्टडी करेंगे, जिसमें एक कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है और दूसरा आयनिक बॉन्ड कहलाता है। कोवैलेंट बॉन्ड को वैलेंस बॉन्ड भी कहते हैं, ये हम
आगे के आने वाले कुछ मिनटों में देखेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन जरूरी है एटम को मॉलिक्यूल के फॉर्म में या एटम को कंपाउंड के फॉर्म में प्रोड्यूस करने के लिए। और यही कंपाउंड जब मल्टीपल एडिशन ऑफ कंपाउंड होगा तो ये कंपाउंड सभी मिलकर के क्या बना लेंगे, एक मैटर बना लेंगे। अब हम जब कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 4 और इट इज 8 minus number of valence electron if it is more than 4, that is 5, 6, 7 and 8। तो वैसे केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं 8 से। 8 से क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, उतने इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की। और बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले जो मैंने एक आपको बताया था कि वैलेंसी ट्रांसफर होती है। वैलेंसी ट्रांसफर होती है कहने का मतलब, यदि ये ए एक एटम है, बी एक दूसरा एटम है, और यदि हम देखें इसकी वैलेंसी तो ये वैलेंसी मान लें ए की 2 है और बी की 3 है, ये वैलेंसी ट्रांसफर होगी। तो ये A3B2 कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो ये वैलेंसी ट्रांसफर की बात हुई। अब यदि वैलेंसी ट्रांसफर की बात होती है तो आप एक यहां पर देखें कि हम कुछ ऐसा केस लेंगे जिसमें वैलेंसी ए की 3 है और बी की 2 है। ये कंपाउंड फॉर्म होगा। अब इसे हम आगे देखते हैं कि ये कंपाउंड फॉर्मेशन में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे हमने एक एटम लिया, से सोडियम की बात कर रहे थे, सोडियम एटम लिया और साथ में हमने क्लोरीन का एटम ले लिया। अब ये दोनों कंबाइन करेगा। कंबाइन करने के लिए एक और बेसिक क्राइटेरिया देखनी होगी कि एक इलेक्ट्रॉन रिसीवर होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए। रिसीवर एंड डोनर। रिसीव कौन करेगा, जिसमें डिफिशियंसी है। डोनेट कौन करेगा, जिसमें सरप्लस है। अब डिफिशियंसी कैसी डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। कितने नंबर से डिफिशियंसी, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो ऑक्टेट से यदि 1 कम, 2 कम या 3 कम हो, 1 की डिफिशियंसी हो, 2 की डिफिशियंसी हो या 3 की डिफिशियंसी हो, तो इसे हम कहेंगे रिसीवर, या रिसीव करेगा। और जब यह रिसीव करेगा तो इसमें एक निगेटिव कैरेक्टर डेवलप होगा, क्योंकि वह रिसीव कर रहा है। डोनेट करने का मतलब जो दे सके। कौन दे सकता है, जैसे सोडियम, उसके पास ऑक्टेट के बाद 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। अब आप कहेंगे ज्यादा तो इनके पास भी था, क्लोरीन के पास भी, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 तो ज्यादा ही है। लेकिन यह ज्यादा एक टेंडेंसी होगी कि यह 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करे, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना एक टफ टास्क है, हाईली एनर्जी टेकिंग टास्क है, जो कि आप आगे क्लास में पढ़ेंगे कि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और 7 इलेक्ट्रॉन को निकालने में तो बहुत ही एनर्जी लगेगी। तो इसलिए जरूरी है कि हम उसे 1 इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्टेट उसका पूरा कर दें।
सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले। तो ये एक कॉम्बिनेशन प्रोसेस है। यहां पर भी आप देखो कि यदि हमने एक इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाया था तो ये न्यूक्लियस बना दिया सोडियम का। इसमें आपने देखा था कि 11 प्रोटॉन थे और 12 न्यूट्रॉन थे, और इसके बाद इसके सेल्स थे। ये 3 सेल इसमें थे। इस 3 सेल में हम सिर्फ बात कर रहे हैं सोडियम की। तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, बाकी 10 अंदर है, तो उससे हम रिएक्टिविटी अभी मेजर नहीं कर रहे। अब क्लोरीन की यदि हम बात करें तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35। सो 18 न्यूट्रॉन, 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन। तो 17 इलेक्ट्रॉन में फर्स्ट सेल ये के सेल हो गया, ये एल सेल हो गया और ये एम सेल हो गया। और यदि इसमें हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो ये इलेक्ट्रॉन हम कुछ यूं डिनोट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड से 7। इन दो एटम को कंबाइन करना है और कंबाइन करने के बाद NaCl बनाना है। ये NaCl जब बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर इम्बेड होगा। किसके ऊपर? क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया, और जैसे क्लोरीन ने रिसीव किया अब इसके पास क्या रह जाता है? 11 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, टोटल 11 थे, तो अब इसके पास बच गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये प्लस और ये माइनस, कहने का मतलब ये +1 का चार्ज इसके ऊपर जनरेट हो गया। तो क्लोरीन के ऊपर हम कहते हैं कि इसने चूंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस चार्ज जनरेट हो गया। अभी हम बात कर रहे थे सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन की। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर दिया है। जब डोनेट किया तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, प्रोटॉन सरप्लस हुआ एक नंबर से, तो एक पॉजिटिव चार्ज सोडियम के ऊपर जनरेट हो गया। ये सोडियम पॉजिटिव Na+ बन गया। और क्लोरीन ने चूंकि रिसीव किया है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर अब आप देखें कि यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन देखें इसमें तो 17 प्रोटॉन तो थे ही, प्रोटॉन को हमने कुछ नहीं किया है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 17 + 1 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन -1 चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो रहा है, -1 चार्ज। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, जिसमें क्लोरीन माइनस हो गया और Na+ हो गया। अब चूंकि ये आयन फॉर्म में आ रहा है, इसमें आयन फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि चार्ज डेवलप हो रहा है, इसलिए इसे हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। दिस इज शॉर्ट ऑफ गिव एंड टेक। ये गिव एंड टेक कब होगा? जब एक मोनोवैलेंट, एक वैलेंसी वाला हो, डाइवैलेंट हो और कभी कभी ट्राइवैलेंट हो, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। रिसीव कौन करेगा? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट जिसमें पेंटा कहने का मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो 2 वह रिसीव कर सकता है, या 7 हो तो वह 1 रिसीव कर सकता है। इसमें मल्टीपल एटम फॉर्मेशन का भी है, जो बाद में हम देखेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर आपको कंपाउंड फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। एक और कंपाउंड यदि हम लें
जैसे जिंक सल्फाइड। सल्फर के बाहरी सेल में हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की, जो जिंक सल्फाइड का नाम हमने लिया, या और भी आप कार्बन के कोई कंपाउंड लें, कोई भी एक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कॉमन गैस है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? C6, मास नंबर 12। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। प्रोटॉन 8 और कार्बन में 6। इलेक्ट्रॉन 8 और कार्बन में भी 6। बाकी न्यूट्रॉन की बात अभी हम नहीं करते हैं। तो अब रह गया इलेक्ट्रॉन से फॉर्मेशन होगा कंपाउंड का, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें। कॉन्फ़िगरेशन एक बार हम अलग अलग देख लें। यदि कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये के सेल हो गया और ये एल सेल हो गया। के सेल में एज इट इज 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये न्यूक्लियस, के सेल और ये एल सेल। अब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के केस में। ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस 6 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यह ऑक्टेट पूरा करेगा। और कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, यह भी ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो इस दोनों को कंबाइन करने के लिए गिव एंड टेक फॉर्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ना ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आप इसको यूं समझ सकते हो, यदि 100 रुपीज आपको पूरा करना है और आपके पास यदि 50 है, तो आप चाहोगे कि चाहे हम दूसरे से शेयर कर लें या दूसरा हमें कुछ दे दे तो कंपाउंड बने, हमारा काम चले। अदरवाइज आप डोनेट नहीं करोगे, क्योंकि 50% आपके पास पूरा है। सम यहां पर 50% इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसलिए यह डोनेट नहीं करेगा। यहां पर शेयरिंग की बात आती है। अब शेयर कैसे हो सकता है? ये 4 इलेक्ट्रॉन चाहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहेगा, तो शेयरिंग में भी बड़ी डिफिकल्ट सा सिचुएशन है। तो 1-1 सिचुएशन नहीं होगा, इसमें कुछ सिचुएशन यूं बनेगा जिसमें कार्बन का एक एटम हम ले लें और 2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का एक एटम शेयर करे और दूसरा एटम फिर से 2 इलेक्ट्रॉन इनको शेयर करे। मैं कह रहा हूं डोनेट नहीं करना है, यहां पर शेयर करना है। कैसे? आप देखो, के सेल हो गया और ये एल सेल। एल सेल में ऑक्सीजन के केस में 6 इलेक्ट्रॉन, यहां भी ऑक्सीजन है तो इसमें भी 2 और ये 6। तो 6 में 2 इलेक्ट्रॉन इधर बना दिया और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहे हैं। कार्बन के केस में ये जो के सेल है और ये जो एल सेल है, इस एल सेल की बात यदि करें तो इस एल सेल में ये
रेड कलर से मैंने 4 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया। ये 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं ये शेयर करेंगे। शेयर करने का मतलब कुछ इस तरह से कंबाइन कर जाएंगे। और यदि हम इसे यूं लिखें तो इससे समझ ये आता है कि कार्बन के यहां के इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से शेयर किया और इस तरह से दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा है और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है, लेकिन यह शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना। तो फर्स्ट जो आपने देखा था आयनिक बॉन्ड था सोडियम क्लोराइड का, और ये कोवैलेंट बॉन्ड है जहां पर कि हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। इसको आप यूं समझो, स्कूल में 2 बच्चे जाते हैं, एक क्लास में 2 बच्चे से राम और रहीम पढ़ रहे हैं। अब राम के घर में सभी लोग वर्किंग हैं और रहीम के घर में लोग डोमेस्टिक हैं, मदर हाउस मेकर हैं। तो वैसे केस में रहीम इज ब्रिंगिंग टिफिन डेली, राम इज नॉट ब्रिंगिंग, दोनों में दोस्ती है। तो रहीम इज ऑफरिंग टिफिन, राम इज टेकिंग इट। तो ये जो गिव एंड टेक है यहां पर शेयर नहीं हो रहा है, ये गिव एंड टेक इज आयनिक बॉन्ड। लेकिन यदि हम बात करें कोवैलेंट बॉन्ड की, कोवैलेंट बॉन्ड में हम शेयर करेंगे, ये गिव एंड टेक नहीं है। राम की मदर ने भी टिफिन बनाया है, रहीम की भी मदर ने टिफिन बनाया है, दोनों बच्चे एक साथ बैठे हैं, एक ने एक का पराठा लिया, दूसरे ने दूसरे का कुलचा, एक ने रोटी ली, दूसरे का राइस लिया। तो इस तरह से जो शेयर हो रहा है दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड, जहां पर दोनों कैपेबल है एक दूसरे को देने के लिए और बीच में रख करके अपना काम चलाने के लिए, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड ने किया। अब यहां पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का कोई भी कंपाउंड ये कोवैलेंट भी बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड इसलिए बनाएगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में, इसके वैलेंस सेल में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, 8 होना चाहिए तो 4 है, इसलिए यह हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। और इस कार्बन की यह प्रॉपर्टी लार्ज नंबर ऑफ, आप पढ़ेंगे क्लास में कि कार्बन के कंपाउंड ज्यादा क्यों होते हैं। अकेले कार्बन के कंपाउंड बाकी के सारे एलिमेंट के कंपाउंड से ज्यादा है। ऐसा इसलिए कि कार्बन में सेल्फ कॉम्बिनेशन भी होता है, कार्बन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके कारण से ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। तो कार्बन एक कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। और भी हम 1-2 एग्जांपल लेते हैं, जैसे पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम के पहले पोटेशियम 19। अब ये 19 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो 2881, ये पोटेशियम। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6। कंपाउंड वैलेंसी ऑक्सीजन की 2, पोटेशियम की 1। वैलेंसी ट्रांसफर होगा, दैट इज कंपाउंड इज K2O। तो कंपाउंड बना K2O, K3O नहीं बनेगा, KO नहीं बनेगा, बनेगा K2O। अब यदि हम देखें कि यह इलेक्ट्रॉन को कैसे एकोमोडेट करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन की
गिव एंड टेक होती है, ये हम आगे देखेंगे। चूंकि ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, डोनेशन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, रिसीविंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज और 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल। तो यहां पर 2 पोटेशियम आपको चाहिए और ऑक्सीजन 1 चाहिए। तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल कुछ यूं बन गया, पोटेशियम एक इधर से और एक पोटेशियम इधर से, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसने पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसे दिया, इस पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसे दिया, तो ये टोटल ऑक्टेट पूरा हो गया। और यदि हम देखें पोटेशियम का, यदि इसने इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो K+ जरूर बन गया यहां पर, लेकिन ऑक्सीजन की भी जरूरत पूरी हो गई, ऑक्टेट पूरा हो गया और पोटेशियम भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से फ्री हो गया। तो ये गिव एंड टेक आयनिक कंपाउंड बनाता है। अब यदि हम देखें दूसरा कंपाउंड, जिंक एंड सल्फर। जिंक डाइवेलेंट, सल्फर इज ऑल्सो डाइवेलेंट। ऑक्सीजन के बाद सल्फर एक ही ग्रुप में ये आते हैं, एक ग्रुप में आते हैं, कहने का मतलब उनकी वैलेंसी सेम होगी, नेचर भी बहुत ज्यादा यह सेम शो करेगा। तो जिंक ने सल्फर पर और सल्फर ने जिंक पर वैलेंसी ट्रांसफर की। अब ये बन रहा है Zn2s2। अब इस दोनों का एलसीएम ले लें, कॉमन ले लें, क्योंकि दोनों बराबर वैलेंसी का है, तो इसे हम Zns लिख सकते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा सल्फर और जिंक डोनेट करेगा। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया। सल्फर अकेला ही 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, जिंक अकेला ही 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए इसकी कॉम्बिनेशन में, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम Zns लिखते हैं, Zn2s नहीं लिखते हैं या Zns2 नहीं लिखते हैं। ये कंपाउंड फॉर्मेशन का तरीका है। मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि ये सारी चीजें एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, देन कंपाउंड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये सभी अभी तक मैंने आपको बताया इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां रट्टा लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। दिमाग में कुछ चीजें प्रैक्टिस से बैठेंगी और आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और एक बार यदि आपने साइंस में टेक ऑफ कर लिया, साइंस में दिमाग आपका चल पड़ा, इसकी जो माइन्यूटनेस है, जो बहुत ही कम लोग बताना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वह आपने यदि गेन कर लिया तो साइंस एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बन करके आएगा। मैं आपको इस तरह के लेक्चर आगे भी बताता रहूंगा, आगे भी आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। आप बने रहें CMJ प्रखर में। यदि आप अपने फ्रेंड से शेयर नहीं करते हैं तो वो हो सकता है आपके ऐसा काबिल ना बने, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।